हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसे हम दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिसको हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा कि ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। 10 क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 30 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। तो क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न सहित हम आपको उत्तर भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। 30 नंबर बिल्कुल पक्का करा देंगे। जो आपका 100 मार्क्स का सिलेबस होता है उसमें 30 नंबर आप पक्का कर लीजिए दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे प्रश्न सहित उत्तर के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, यानी प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र के ऑल साइड के स्टूडेंट हैं सबसे महत्वपूर्ण है। 30 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो BVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का। तो प्रश्न सहित उत्तर है, याद रखिएगा। तो देखिए जो प्रश्न नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो देखिए संसाधनों से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑफ ऑल संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। प्रश्न आपका यहीं पे पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब हम इसका उत्तर देखेंगे, पहले उत्तर देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। BVI है, सभी जो BVI क्वेश्चन है हम इस वीडियो में लाए हैं, याद रखिएगा। तो देखिए इसका उत्तर देखिए दोस्तों, और हमने किस प्रकार से लिखा है। यदि आप इस प्रकार से राइटिंग में लिखते हैं दोस्तों तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो राइटिंग पर जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वो आपकी राइटिंग पर इंप्रेस होता है। यदि आपका राइटिंग बहुत बढ़िया है तो वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क देकर जाएगा। तो देखिए संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है, यानी जो संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं भूमि, श्रम, रोजगार, मशीनों आदि सब, यानी औजार, भूमि, श्रम तथा मशीनों और आदि सब जो संसाधनों के अभिप्राय में लागत होती है। तो ये दोस्तों संसाधनों का एक प्रकार से उत्तर है कि संसाधनों से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है। तो ये इसका अभिप्राय होगा दोस्तों, उदाहरण के साथ में हमने बताया हुआ देख सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का इकोनॉमिक्स में जो पूछा जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको कितने शब्दों में लिखना होता है। ये मिनिमम आपको 25 शब्दों में, यानी 25 शब्दों में आपको लिखना ही लिखना होता है दोस्तों। यानी मिनिमम जो है आपको 25 शब्दों में लिखना है संसाधनों से क्या अभिप्राय है। तो ये आपका 25 शब्दों में कंप्लीट हो गया और 3 नंबर आपको दे दिया गया, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा आएगा। ये शायद 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी इकोनॉमिक्स में। तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BVI क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। जो दूसरा प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग रेखा का आकार है ये कैसे होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर, वो हमने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो वाला भी देख लीजिए दोस्तों वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है। तो देखिए गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र तथा ढलान ऊपर, जो गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र और ढलान ऊपर और होता है जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच घनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, ये कहलाता है दोस्तों क्या, गिफिन वस्तु। तो देखिए जो गिफिन वस्तु है बेसिकली इसका ये आंसर हो जाएगा कि गिफिन वस्तु की जो मांग वक्र है ढलान ऊपर और वस्तु की कीमत की और मांगी गई मात्रा के बीच जो घनात्मक संबंध होता है बेसिकली वो संबंध में व्यक्त करता है। तो इसको हम गिफिन वस्तुओं का रूप दे देते हैं। अब हम बात कर लेंगे तीसरा जो क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे आ चुके हैं। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन का ये दिखा देता हूँ, पहले मॉडल पेपर दिखा देता हूँ कि मॉडल पेपर में किस प्रकार से पूछा गया है। न्यू मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी किया गया है। तो ये देखिए आपका
क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मांग की कीमत में लोच। ये देखिए आपका क्वेश्चन देखिए पहले, ये देखिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने में अनुपातिक सूत्र या इसका परिभाषा। तो देखिए अब परिभाषा लेकर आया है। तो देखिए मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आपका पूछा आएगा। बस इसको आंसर आपको देना होगा अपने शब्दों में, क्योंकि 3 नंबर आपको लेना है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप एक नंबर के लिए मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए कि काफ़ी से अच्छे मार्क ला सकें और राइटिंग में लिखना कोशिश कीजिए। क्योंकि हमने दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी अच्छी राइटिंग सबसे ज़्यादा नहीं बन रही, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की है कि राइटिंग में लिखें और आपको प्रेजेंट करें कि किस प्रकार से आपको भी लिखना है। तो देखिए मांग की कीमत लोच, वस्तु की कीमत परिवर्तन। मांग की कीमत लोच और वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप है। मांग की कीमत लोच को परिभाषा इस प्रकार दी। मांग की कीमत की जो परिभाषा है यह इस प्रकार दी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कीमत दी जा सकती है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत का ये लोच होता है। जो हमारा जो क्वेश्चन है मांग की कीमत में लोच का आपका क्या परिभाषा है, तो ये दोस्तों यहाँ तक इसका परिभाषा है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा। ये जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा आता है, क्वेश्चन एग्जामिनर के तौर से पूछा जाता है और आपकी बुक से रिलेटेड ही ये सारा क्वेश्चन है। यही नहीं कि ये बाहर का क्वेश्चन है और कोई भी दे दिया है, ये आपके बुक से रिलेटेड रहता है। बस आपको क्वेश्चनों को समझना रहता है कि कौन सी चैप्टर का है और ये क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका सूत्र भी देख लेते हैं। देखिए EP बराबर वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा, दोस्तों ये देखो लाइन खींची हुई है, और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका बेसिकली सूत्र हो जाएगा। सूत्र इसका एक प्रकार से अलग से भी होता है, उसका भी हमने बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत, ये आपका हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात कर लेंगे चौथे नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हाशमान पैमाने का प्रतिफल। जो हाशमान पैमाने का प्रतिफल कब होता है ये आपको बताना है। तो ये चौथे नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों और VVI क्वेश्चन है। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। यदि आप कहेंगे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना तो हम नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपकी कुछ हेल्पफुल यानी आपके जीवन में कुछ सुधार हो रहा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हाशमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है, हाशमान जो पैमाने का प्रतिफल है तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत और समानुपाती वृद्धि कम होती है। जो ये हाशमान पैमाने हैं इसका जो प्रतिफल है बेसिकली, ये आप इसका आंसर देख सकते हैं कि पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों का अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत और समानुपाती वृद्धि कम होती है, तब इसका हाशमान पैमाने का प्रतिफल बेसिकली होता है। तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा जो क्वेश्चन है, बाजार का अर्थ लिखिए। बाजार का आपको अर्थ लिखना है। बाजार का तो दोस्तों सभी सुने होंगे कि बाजार क्या है, बाजार हम किसको कहते हैं। तो बाजार अपनी अपनी भाषा में लोग प्रकट करते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र में बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कुछ अलग ही दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बाजार वो व्यवस्था है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए बाजार का अर्थ देखिए, सबसे सिमिलैरिटी और सबसे आसान शब्दों में दिया हुआ है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए बाजार वो व्यवस्था है, क्या है, व्यवस्था है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं की एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री और खरीद को सुविधाजनक बनाता है। इसलिए कहने का मतलब है क्रेताओं यानी जो क्रेताएं हैं और विक्रेताएं यानी हम क्रेताएं हैं और आप विक्रेता हैं। यानी आप जैसे बेसिकली कहने का मतलब है जो दुकानदार होता है, आप जाते हैं सामान लेते हैं तो दुकानदार सामान आपको देता है, उसके बदले में पैसे लेता है। तो जो सामान देता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, बिक्री खरीद यानी खरीदारी और बिक्री होती है। तो क्रेताओं विक्रेताओं यानी दुकानदार और आप। तो ये प्रकार से दोस्तों बाजार का वो व्यवस्था की क्रेताओं तथा विक्रेताओं में एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं का यानी जो वस्तु होता है उसका आदान प्रदान कर जो बिक्री खरीदारी करते हैं वो सुविधाजनक बनाता है बाजार दोस्तों। तो ये बाजार का अर्थ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और मैं लाइक करने के लिए बार बार क्यों कह रहा हूँ कि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ही वजह से कोई दूसरा भी आपके हेल्पफुल वीडियो, यानी आपके वजह से आपके दूसरे भी कोई मित्र होंगे, भाई बहन रिलेटिव जो होंगे आपकी क्लास में पढ़ रहे होंगे, उन्हें भी ये आवश्यकता होगी कि हमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें भी स्कोर कर पाए, जो स्कोर हमने सोचा हो, जो हमें मार्क ने डिसाइड किया हो कि हमें इतना मार्क मिलना चाहिए, तो वो भी कर पाए। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, श्रम के लिए मांग वक्र, श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों? जो श्रम के लिए मांग वक्र होता है ये कैसा होता है और क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, श्रम के लिए मांग वक्र नीचे और प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर दर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला हो जाता है। किसका? प्रवणता वाला हो जाता है। दोस्तों ये पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन आप देखिएगा प्रवणता हो जाता है, याद रखिएगा। जो श्रम के लिए जो मांग वक्र होता है बेसिकली ये इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। ज़्यादा शब्दों में नहीं दिया हुआ है, बस 25 मिनिमम जो शब्द होता है 25 होता है। उससे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 नंबर आपका है। और जिस प्रकार से आपका दाम होता है उस प्रकार से काम। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जिस प्रकार से जितना आप पैसा देंगे उसी प्रकार से आपको सामान मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चनों में भी है कि क्वेश्चन जितना आपका होगा जितने नंबर का, उसी प्रकार से आपको उत्तर का भी उसमें डिसाइड होता है कि इतने शब्दों में आपको लिखना है, और 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका श्रम के लिए मांग वक्र हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात हम कर लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7वां भी क्वेश्चन है, यानी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 हमने 6 बता दिया। 7वां जो क्वेश्चन है देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, समष्ट अर्थशास्त्र के 2 घटक का नाम बताइए। यानी जो समष्ट अर्थशास्त्र है इसका आपको 2 घटक को नाम बताना है, ये बताइए। तो देखिए, पहला जो घटक है, क्वेश्चन का हम आंसर ला रहे हैं, इसी वीडियो पर आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो काफ़ी यूट्यूबर होते हैं आपको पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तो बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर आपको ही देना होता है। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर लेकर आए हैं, और हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चन का भी उत्तर बनाया है, और दीर्घ उत्तरीय यानी जो दीर्घ उत्तरीय बिगेस्ट क्वेश्चन होता है 200-250 शब्दों में, उसका भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके आगे आप लगा दीजिएगा शिवम मिस्टरी नॉलेज, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला जो इसका घटक है, उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। पहला जो है उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद में जो दूसरा है, अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार। अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार ब्रैकेट में है मुद्रास्फीति और अवस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये दोस्तों दूसरे के समष्टि अर्थशास्त्र के 2 ये घटक महत्वपूर्ण घटक हैं। अब हम प्रश्नोत्तर जो 8वां है, GDP और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो GDP और कल्याण है ये किस प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से, ये आपको बताना है बेसिकली। तो देख सकते हैं, अन्य बातों के समान रहने वाले सकल घरेलू उत्पादक GDP जितना अधिक होगा। देखिए, GDP आपको जो लगे दोस्तों आपको हाईलाइट करने के लिए कि ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना चाहिए, तो हाईलाइट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस है सेम उसी पर जाए और आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाए ज़्यादा आपका वो। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनों को पढ़ता नहीं है, देखता कि हाँ इतने शब्दों में लिखा हुआ है और कुछ वैल्यूबल लिखा है, राइटिंग में लिखा हुआ है, तो वो आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा और फालतू कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि आप और नंबर, क्योंकि और भी काफ़ी है उसको चेक करनी होती है एग्जामिनर को, तो वो देखता है राइटिंग में आप लिखे। दोस्तों राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप पर डे 2 पेज जरूर लिखें, ताकि आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव हो और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिखें और आपको काफ़ी अच्छे मार्क डिसाइड हो सके और मिल सके दोस्तों। तो ये आपका हो गया सकल घरेलू, और अधिक GDP जितना अधिक होगा कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार GDP और कल्याण के बीच सीधा संबंध है। किसके? GDP और कल्याण के बीच जो सीधा संबंध है ये इस प्रकार से है। उसके बाद में जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए, बैंक मुद्रा से क्या अभिप्राय है। बैंक मुद्रा से आपका
क्या अभिप्राय है, ये आपको क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन कि बैंक मुद्रा से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने हाईलाइट कर दिया है सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो वो बैंक मुद्रा का अभिप्राय है ये आपसे किस प्रकार से, तो देखिए, वो मुद्रा जिसका बैंकों के पास, जो इसका बैंकों के पास रखी लोगों की नगद जमा के अतिरिक्त मांग जमा के रूप में सृजन करता है, बैंक मुद्रा कहलाता है। और ये बैंक मुद्रा की तरह ही होता है। तो देखिए, जो बैंक मुद्रा है, इसका कहने का मतलब है कि वो बैंक मुद्रा जिसका बैंकों के पास रखी गई लोगों की जो नगद धनराशि है, उसके अतिरिक्त मांग जमा यानी जमा और निकालने हेतु जो पैसा जमा होता है उसकी सृजन करता है, और बैंक मुद्रा वो कहलाता है। तो यह बैंक मुद्रा का अभिप्राय है बेसिकली। ये 9th नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों यदि आप इतना ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको 25 जो गवर्नमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बोर्ड एग्जाम करा रहा है उसकी तरफ से है कि 3 नंबर के लिए आपको 25 शब्दों में मिनिमम लिखना है। तो आपको 25 शब्दों में लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है वो। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी और 10वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं, जो अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर 10 और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा इकोनॉमिक्स का। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अवमूल्यन कहते हैं। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तब मुद्रा पुनर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनमें दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए कि किसको क्या कहता है। तो हमने बता दिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया दोस्तों, इस यहाँ तक आपको ये हो गया, यानी अवमूल्यन का परिभाषा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो पुनर्मूल्यन है, पुनर्मूल्यन को देख सकते हैं। यहाँ से जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक दोस्तों कहते हैं पुनर्मूल्यन कहते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो स्थिर जो विनिमय की दर प्रणाली है, इसके अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही के द्वारा जो विनिमय दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। और इसमें जो पुनर्मूल्यन में है कि जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, सरकारी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जो सरकार विनिमय दर को घटा देती है, जब सरकार जो विनिमय दर को घटा देती है उसको मुद्रा पुनर्मूल्यन कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अर्थशास्त्र का था और न्यू मॉडल पेपर से रिलेटेड था, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, तो उन्हीं के लेकर आए थे दोस्तों। 30 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 3 दहिया में 30 आपका नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रॉपर से कर रहे हैं दोस्तों। और इसका हमने क्वेश्चन सहित आंसर भी बना रहे, तो इसको आप नोट कर याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी याद कर सकते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, पढ़ते